चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज का अपनी इस क्लास को। लास्ट क्लास अपन लोग पढ़ कर गए थे कि प्राइस इलास्टिसिटी को मापने का परसेंटेज मेथड कौन सा है और टोटल रेवेन्यू या फिर एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा है। बेटा अपन लोग वो कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में मेथड नंबर 3 ज्योमेट्रिक मेथड या फिर पॉइंट मेथड और मेथड नंबर 4 अपने आर्क मेथड को बच्चा लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड की या फिर पॉइंट मेथड की। होता क्या है सुनो बेटा, मान लो कि ये है एक डिमांड कर्व, ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। अब मुझे मान लो इसके किसी भी पॉइंट पर मैंने बोला बताओ इस पॉइंट पर ईडी कितना है, या इस वाले पॉइंट पर ईडी कितना है, या इस वाले पॉइंट पर ईडी कितना है। अगर मुझे डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मेजर करना हो तो पॉइंट मेथड उसमें हमारी हेल्प प्रोवाइड करता है कि किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मापने के लिए अपन लोग जो है पॉइंट मेथड का यूज करते हैं। यहां पे अपने को उस चीज की नीड नहीं है कि प्राइस 10 और ये डिमांड इतनी, या प्राइस बढ़ के इतने डिमांड घट के इतनी। आपको याद हो लास्ट के दो मेथड में अपने को प्राइस और डिमांड चाहिए होता था। पहले वाले मेथड में प्राइस और डिमांड चाहिए अपने को, पुराने वाले भी नए वाले भी। क्यों? ताकि परसेंटेज चेंज निकाल सके। दूसरे वाले मेथड के अंदर भी अपने को क्या चाहिए? प्राइस और डिमांड चाहिए ताकि हम एक्सपेंडिचर निकाल सके। लेकिन इस वाले केस में केवल डिमांड कर्व मिल जाए और उस पर आपको एक पॉइंट मिल जाए, आप बड़ी ही आसानी से जो है इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हो। तो देखो वही बात जो है लिखी हुई है कि पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर हम इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करते हैं डिमांड कर्व के किसी भी गिवन पॉइंट पे। ठीक है, इस मेथड के अनुसार क्या होता है, हम एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी को माप सकते हैं कि ये डिमांड कर्व है, इसके अलग अलग पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला काफी सिंपल सा होता है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व के लोअर सेगमेंट को और अपर सेगमेंट को डिवाइड कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा ईडी क्या आया। अब आधे बच्चों का डाउट ये होता है भैया ये लोअर सेगमेंट क्या है और ये अपर सेगमेंट क्या है। तो मेरे बच्चे सुनो, मान लो कि मैं जो है मान लो मैं इस वाले पॉइंट की इलास्टिसिटी की बात करता हूं, तो जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं उससे नीचे जो पूरी लाइन बची ये बड़ा इसको बोलूंगा मैं क्या? लोअर सेगमेंट। और उस पॉइंट के ऊपर जो लाइन पूरी बची ये इतनी ये है बच्चों मेरा अपर सेगमेंट, और इसके नीचे बच्चों ये है मेरा लोअर सेगमेंट। तो एक पॉइंट के नीचे लोअर सेगमेंट और एक पॉइंट के ऊपर अपर सेगमेंट के बेस पे अपन लोग डिमांड को कैलकुलेट करेंगे। यहां बच्चों दो केस बनते हैं। हो सकता है डिमांड कर्व आपका लीनियर हो, मतलब कुछ इस प्रकार का हो, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हो। लेकिन क्या पता डिमांड कर्व नॉन लीनियर हो, डिमांड कर्व आपका ऐसा ये कॉन्वेक्स शेप में हो, नॉन लीनियर हो। तो इस वाले केस में भी इलास्टिसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन लोग सीखने वाले हैं। तो भैया पहले बात करते हैं लीनियर की। तो ये रहा आपका लीनियर डिमांड कर्व। अब जो लिखा हुआ है मैं इसको पढ़ाता हूं बाद में, पहले मैं आपको जो है कैलकुलेट करना सिखाता हूं। जो लिखा है इसको अपन लोग पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखो तो ये अपना मान लो लीनियर डिमांड कर्व है और अपने को इस डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट का नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। मान लो मेरे को अलग अलग पॉइंट पे इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। चलो तो मानते हैं कि पहले सी की बात करते हैं कि एट सी, ठीक है, पहले बात करते हैं कि एट सी अगर सी पर निकालनी हो इलास्टिसिटी तो बताओ सी पर कितनी आएगी। तो एट सी पर निकालने के लिए जरा मुझे बताओ ईडी बराबर, फॉर्मूला क्या है, सी पर निकालनी है। इट मींस क्या, मैं फिलहाल बात कर रहा हूं इस पॉइंट की कि इस पॉइंट पर मेरा ईडी कितना आएगा। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। सी के नीचे आऊंगा तो लोअर सेगमेंट कितना है, सी से लेके ई तक। सी से नीचे आऊंगा तो सी से लेके ई तक ये पूरा क्या है, लोअर सेगमेंट। और इससे ऊपर ये पूरा क्या है, अपर सेगमेंट। तो इसका मतलब लोअर सेगमेंट कितना है हमारा, सी से लेके ई तक, और अपर सेगमेंट कितना है हमारा, अपर सेगमेंट सी से लेके ए तक। तो सी ई को डिवाइड करूंगा मैं सी ए से। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए तो मेरे को दिख पा रहा है जितना गैप नीचे है, 1 यूनिट का गैप और 2 यूनिट, जितना गैप नीचे है बच्चों उतना ही गैप ऊपर है। इट मींस अगर मैं गैप मान लो सी अपना मिड पॉइंट है, ये मान लो क्या सी अपना क्या मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है जितना गैप नीचे होगा
उतना ही गैप ऊपर होगा। इट मीन सी ई का जो गैप है वो सी ए के गैप के बराबर है। मैं ऐसे बोल दूं कि ये 1 यूनिट और एक ये 2, तो 1 और ये 2 कि 2 यूनिट आपकी ऊपर है और नीचे है, 1 और ये 2, 1.2, 2 नीचे और 2 ऊपर। इट मीन क्या ऊपर नीचे सेम है, और अगर ऊपर नीचे सेम है, ऊपर भी वैल्यू मान लो सेम है, नीचे भी वैल्यू मान लो सेम है, तो इस केस में ईडी कितना आएगा 1, क्योंकि ऊपर नीचे सेम में डिवाइड करूंगा, ऊपर भी 20 नीचे भी 20, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो काट कर क्या आएगा 1। तो इन सच्चे केस में बोल सकता हूं ईडी इज इक्वल टू 1 कि सी पॉइंट पर जो मेरी इलास्टिसिटी है वो बच्चों मैंने कितनी बोली जी, वो आ गई मेरी 1। ये आपका हो गया कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट पे बिल्कुल बीच में इलास्टिसिटी निकालोगे तो नीचे वाला गैप और ऊपर वाला गैप बच्चों सेम होगा। चलिए अब मान लो मैं बात करता हूं एट पॉइंट बी कि बी पर कितनी होगी, तो ईडी बराबर बताओ। अब सेगमेंट पे वापसी आ जाओ। अब बताओ बी पे निकालो, बी के नीचे फॉर्मूला लोअर अपॉन में अपर, तो बी के नीचे लोअर, बताओ बी के नीचे बात करें तो इतना लोअर है, कहां से बी से लेके ई तक, तो बी ई, और बात करें अपर ऊपर कितना है तो बी से ए तक, बस बी ए। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है जो नीचे वाला सेगमेंट है वो बड़ा है, नीचे वाले सेगमेंट ज्यादा है और ऊपर वाला सेगमेंट ये छोटा है। इट मींस क्या, नीचे वाला सेगमेंट जो बी ए है वो लार्ज सेगमेंट है, जबकि ऊपर वाला सेगमेंट जो बी है वो स्मॉल सेगमेंट है। अब इतनी मैथ तो आपको आती होगी, जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो और नीचे वाली वैल्यू कम हो। ऊपर वाली वैल्यू मान लो 3 है, नीचे वाली वैल्यू बेटा 1 है, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा नीचे वाली वैल्यू कम, तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो बच्चों क्या आएगा जी, वो आएगा मोर देन 1, बिकॉज ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा नीचे वाली वैल्यू कम, ऊपर वाली 30 नीचे 10, तो कितना आएगा आपका 3, मोर देन 1। तो इस बी पॉइंट पे चला पता जो ईडी आएगा वो बच्चों आएगा मेरा मोर देन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग निकालते हैं एट पॉइंट डी पर। चलो भाई डी पर निकाल लो, तो ईडी इज इक्वल टू, अगर बात करें डी की, अगर बच्चा लोग बात करें डी की कि मेरे को डी पर क्या निकालना है कि डी पर मेरा जो ईडी कितना है, तो जरा देखो फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला है, लोअर अपॉन में अपर, डी के नीचे लोअर कितना है बस इतना सा डीई, तो ये हो गया डीई। और ऊपर की बात करूं ऊपर, तो ऊपर पूरा डी से लेके ए तक है, ये है अपर सेगमेंट डी ए। अब आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है जो डीई सेगमेंट है इस बार वो स्मॉल है और जो डी ए सेगमेंट है इस बार वो लार्ज है, तो स्मॉल अपॉन में लार्ज। अब अगर ऊपर छोटी वैल्यू हो और नीचे बड़ी वैल्यू हो, ऊपर मान लो 1 नीचे बेटा मान लो 3, ऊपर मान लो 2 नीचे मान लो 4, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपको पता है मैथमेटिकली हमेशा बच्चों आएगा 1 से कम। ठीक है, ऊपर अगर मान लो वो स्मॉल वैल्यू मतलब 1 यूनिट, मान लो ऊपर 1 है आपका, लो आप थोड़ा मैथमेटिकली देख लो, मान लो ऊपर 1 यूनिट है, 1 का गैप और देखो नीचे, ठीक है, और डी से लेके ए तक तो 1 2 3, यहां पे 3 है, तो 1 अपॉन में 3 कितना आएगा 0.3, जो क्या है 1 से कम, लेस देन 1, लेस देन 1। तो यहां पे ईडी बच्चों आपका आ गया 1 से कम, लेस देन 1। चलिए तो सी क्लियर है, बी क्लियर है एंड होपफुली डी भी क्लियर है। चलो अब बच्चों बात करते हैं एट ए की, पॉइंट ए की बात करते हैं कि ए पर आपका ईडी कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर। अब जरा ध्यान से आप लोग देखोगे ए को, तो ए के नीचे तो पूरा लोअर सेगमेंट है, पूरा ये पूरा ए से ई तक, ए के नीचे लोअर सेगमेंट क्या है ए ई। अब ए के ऊपर कुछ है क्या, नहीं, ए के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कोई लाइन बची ही नहीं, कोई सेगमेंट है ही नहीं। अपर सेगमेंट इस ए पॉइंट पे निकाल रहा हूं ईडी, क्या इसके ऊपर कुछ है क्या, नहीं, कुछ अपर सेगमेंट है क्या, नहीं, तो 0। और जब भी अपॉन में क्या आ जाए 0, तो आंसर क्या होता है इनफाइनाइट। तो ए पर आपका ईडी क्या हो गया इनफाइनाइट। और ऐसे ही बच्चों बात करते हैं किसकी, अब ई की, कि ई पॉइंट पर अपनी इलास्टिसिटी क्या होगी, तो आपका ए भी हो गया। अब बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट ई पॉइंट की, कि ई पॉइंट पर अपनी इलास्टिसिटी बच्चों क्या होगी। फॉर्मूला क्या है, ईडी बराबर लोअर अपॉन में, अगर लोअर अपॉन में अपर, ई के नीचे लोअर, क्या ई के नीचे कुछ दिख रहा है आपको, क्या ई
के नीचे कोई लाइन है तो लोअर सेगमेंट है? नहीं, जीरो। क्या ई के ऊपर कोई सेगमेंट है? यस, पूरा ई से ए तक पूरा है, तो ऊपर तो पूरा ई ए है, लेकिन लोअर सेगमेंट जीरो। अब ऊपर जीरो अपॉन में ई, आंसर क्या आएगा आपका? जीरो। तो इस वाले केस में आपका ईडी बच्चों क्या हो गया? जीरो। इट मींस सबसे निचले वाला पॉइंट पे ईडी जीरो, ऊपर बढ़ा ईडी लेस देन 1, ऊपर और बढ़ा ईडी 1, ऊपर और बढ़ा ईडी मोर देन 1, ऊपर और बढ़ा ईडी बराबर जीरो। तो यहां पे मेरे को समझ में आ गया है कि ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर, ठीक है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, ये बच्चों मान लो प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे जीरो। तो ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर हम अलग अलग पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से। लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बेटा बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब जरा मेरी बात को समझिए। तो वही वाली बात जो मैंने बताई, ये वही डायग्राम आ गई सारी, यहां पे सबकी ईडी आ गई। अब जो बात मैंने बोली बेटा वही सारी बात तो यहां पे लिखी हुई है कि बोलता है इस मेथड के अनुसार प्राइस इलास्टिसिटी को हम डिफरेंट पॉइंट पर मेजर कर सकते हैं। कब? जब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। इट मींस क्या? अभी बात चल किसकी रही है? लीनियर डिमांड कर्व की बात चल रही है। बोलता है कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी भी आपकी डिफरेंट ही रहेगी, हर पॉइंट पे सेम नहीं रहेगी। अगर आपको इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पे, तो आपको डिमांड कर्व पे एक पॉइंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर वो जो पॉइंट है वो डिमांड कर्व को डिवाइड कर देगा दो पार्ट्स में। कैसे? एक लोअर सेगमेंट और एक अपर सेगमेंट। जो लोअर सेगमेंट है आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा से अपर सेगमेंट से, और जब डिवाइड करके जो भी आपके सामने रिजल्टेंट डिविडेंड, जो भी रिजल्ट मिलेगा वही क्या होगा? आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। व्हेन वी गो अपवर्ड, जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इलास्टिसिटी बच्चों आपकी बढ़ती है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलास्टिसिटी आपकी बच्चों घटती है। आप खुद देख लो, आप नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो जीरो से बढ़ बढ़कर ए तक पहुंच गई, और ऊपर से नीचे आओगे तो इनफाइनाइट से घट घट कर जीरो तक पहुंच गई। तो वही वाली बात जो यहां पे बोली गई। बताइए क्या आपको इतना क्लियर है? क्या आपको जो है लीनियर डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी को किस प्रकार निकाला जाता है क्लियर है? अब बच्चों बात करते हैं नॉन लीनियर डिमांड कर्व की, कि अगर डिमांड कर्व आपका ऐसा कॉन्वेक्स शेप में है, अगर डिमांड कर्व आपका नॉन लीनियर है, तो इस वाले केस में इलास्टिसिटी को आप किस प्रकार कैलकुलेट करोगे। तो पहले मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूं, उसके बाद अपन लोग इसकी रीडिंग करेंगे। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है, चलिए देखते हैं कि इस वाले केस में इलास्टिसिटी को अपन लोग किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। बच्चे फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में नो चेंज, फॉर्मूला आपका अभी वही है, ईडी बराबर लोअर सेगमेंट। ठीक है, फॉर्मूला बच्चों आपका वही है, ईडी बराबर लोअर सेगमेंट अपॉन में ईडी बराबर अपर सेगमेंट। लेकिन यहां पे इसको अप्लाई कैसे करना है तो कृपया करके मेरी बात को जानो। मान लो मेरे को इस ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी का पता लगाना है, इस ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेरी कितनी होगी। तो पता है कुछ नहीं करना, इस ए पॉइंट पर पता लगा। अब देखो यहां पे तो आपकी स्ट्रेट लाइन है नहीं जो आप अपर सेगमेंट या लोअर सेगमेंट बोल सको, तो आपने करना क्या पड़ेगा, जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये देखो ये टेंजेंट समझते हो ना, टेंजेंट। ये टेंजेंट आपने बचपन में 10th के अंदर पढ़ा होगा कि आपको इस पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करे। तो देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखो दोनों को टच कर रही है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये 0 है। तो इस लाइन ने ये मेरे वाई एक्सिस को यहां पे टच करा और एक्स एक्सिस को यहां पे टच करा, और ये रहा हमारा क्या पॉइंट जहां पर अपने को इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। मान लो इस पॉइंट का नाम रखा मान लो मैंने P, और इसका नाम रखो बच्चा मान लो मैंने Q, और ये A पर मेरे को A पर ED की मेरी इलास्टिसिटी क्या होगी पता लगाना है। तो आ जाओ क्या वापसी लिखो अपना एट पॉइंट A।
अब पॉइंट ए पर पता लगाना है ना, तो एक काम करो, बताओ फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर। तो ये रहा पॉइंट ए। अब इस कर्व को भूल जाओ, जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करा उस पर ध्यान दो। इस ए से ऊपर, इस ए से ऊपर क्या है, ये अपर सेगमेंट, और इस ए से नीचे क्या है, लोअर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट ए से क्यू तक है, ए से क्यू तक है, और अपॉन में अपर सेगमेंट ए से पी तक है। अब आप अपने कर्व को भूल जाओ। अब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, आप उस स्ट्रेट लाइन पे ध्यान दो। तो ए क्यू और ए पी, अब आपको डायग्राम में साफ सा दिख रहा है, जो ए क्यू वाली वैल्यू है वो लार्ज है, वो ज्यादा है, और जो एपी वाला डिस्टेंस है वो स्मॉल है, वो छोटा है। साफ सा दिख रहा है कि AQ का डिस्टेंस ज्यादा है और AP का डिस्टेंस कम है। अब वही वाली बात, ऊपर अगर लार्ज वैल्यू, नीचे अगर स्मॉल वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, तो डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा जी, वो आपका आंसर आएगा मोर देन 1। इट मींस यहां पे जो मेरी इलास्टिसिटी मैंने कैलकुलेट करी, मेरे को चल गया पता कि ईडी पर मेरा, ए पर मेरा ईडी क्या आएगा, मोर देन 1। लो जी लो। तो इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, अपना ईडी क्या आ गया, मोर देन 1, एक से ज्यादा। सिंपल सिंपल एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है और फिर उसके सेगमेंट को आपस में डिवाइड कर दो। चलिए, अब मान लो ऐसे ही आपने बोला भैया नहीं समझ में नहीं है, दोबारा बताओ। एक काम करो भैया, इस बार आप जो है ना बी पॉइंट पर बताओ, बी पॉइंट पर क्या आएगी इलास्टिसिटी। चलिए, तो बी पॉइंट पर करते हैं। चलो, अब बी पॉइंट पे करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इस बी से गुजरती हुई जाए। तो देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो मेरे दोनों एक्सिस को छूती हुई जा रही है। ये थोड़ा आगे खींच दिया मैंने, जो मेरे दोनों एक्सिस को छूती हुई जा रही है, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। इसका नाम रखते हैं, मान लो यहां पे रखा मैंने S और यहां पे रखा बेटा मान लो मैंने M, और ये है अपना पॉइंट B। अब पॉइंट B पर मेरे को इलास्टिसिटी का पता करना है, तो वही वाली बात लिखो दोबारा, एट पॉइंट B। चलो आ जाओ, एट पॉइंट B। अगर पॉइंट B की बच्चों बात करें तो फॉर्मूला लोअर अपॉन में अपर, लोअर सेगमेंट B से लेके M तक है BM, और अपर सेगमेंट S से लेके B तक है BS बोल दो। तो BM डिवाइड बाय BS। अब मेरे को साफ साफ दिखा, जो लोअर सेगमेंट है BM, वो इस बार उसका डिस्टेंस छोटा, उसकी लेंथ छोटी है, और जो अपर सेगमेंट है BS, उसकी लेंथ बच्चों लार्ज है, इसकी लेंथ कम, इसकी लेंथ ज्यादा। अब स्मॉल अपॉन में लार्ज, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, तो सब जानते हैं आंसर क्या आएगा, लेस देन 1, एक से कम। तो इस वाले पॉइंट पे जो मेरी इलास्टिसिटी बच्चों आएगी वो क्या आएगी, एक से कम। तो अगर आपके पास क्या हो, नॉन लीनियर डिमांड कर्व हो, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी हो तो आप अपना एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए और टेंजेंट के सेगमेंट्स को डिवाइड करके अपना आंसर पता लगा लीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों क्या होता है आपका, इस प्रकार से हम जो है नॉन लीनियर डिमांड कर्व पर इलास्टिसिटी को मापते हैं। तो इस वाले पॉइंट पर जब हमने मापी तो मेरे को मिला ईडी मोर देन 1, और इस वाले पॉइंट पर जब मापी मुझे मिला ईडी लेस देन 1। ठीक है, और अब घर पे करना, जब आप बिल्कुल बीच में मापोगे ना तो आपको मिलेगा ईडी इज इक्वल टू, ये घर पे करना, जब बिल्कुल बीच में मापोगे तो मिलेगा ईडी इज इक्वल टू 1। तो लिखा है कि अगर आपको पॉइंट इलास्टिसिटी को नॉन लीनियर डिमांड कर्व पे करना है मेजर, तो आपको पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से आपको इलास्टिसिटी को निकालना है। वो टेंजेंट जो है बच्चों आपको OX एक्सिस, इट मींस क्या X एक्सिस, और OY इट मींस क्या Y एक्सिस को जो है टच करता हुआ होना चाहिए। The price elasticity is measured by the ratio of the lower segment to upper segment। अब करना क्या पड़ेगा, टेंजेंट का लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट, इनको डिवाइड करोगे, इनका रेशियो निकालोगे तो आपको इलास्टिसिटी मिल जाएगी। तो यहां पे बच्चों आपका खत्म होता है क्या, ये था बच्चों आपका ज्योमेट्रिक मेथड, जहां पे आप लोगों ने लीनियर डिमांड कर्व और नॉन लीनियर डिमांड कर्व दोनों ही केस में इलास्टिसिटी को निकालना सीख लिया। बताइए क्लियर है, कोई डाउट नहीं, एकदम अच्छे से ठीक है। अब बच्चों बढ़ते अपने आगे की ओर, अपने मेथड नंबर 4 की ओर, आर्क या फिर मिड पॉइंट मेथड। तो इस मेथड में क्या है बच्चों, इस मेथड में देखो क्या है
कि अगर मान लो ये आपका पास जो है आपके पास डिमांड कर्व है और आपको मानो डिमांड कर्व के किसी भी पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच, मानो डिमांड कर्व है और आपको इन पॉइंट्स के बीच अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच अगर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है कि इन दो पॉइंट के बीच हमारी इलास्टिसिटी की रेंज क्या है, हमारी ईडी क्या रहेगी, तो अपन लोग आर्क मेथड का यूज करते हैं। समझो ना, आर्क कि एक आर्क लगा दी और उस आर्क में किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच आपने इलास्टिसिटी को मेजर करना चाहा। देखो पॉइंट मेथड तो बताएगा कि पर्टिकुलर पॉइंट पर ईडी क्या है ना। पॉइंट मेथड तो आपको यह बताएगा कि मान लो ये आपका डिमांड कर्व है, पॉइंट मेथड ये बताएगा कि यहां पे ईडी कितनी है और यहां पे ईडी कितनी है, लेकिन आर्क मेथड आपको ये बताएगा कि इन दोनों के बीच इस पूरे एरिया में, इस पूरे के पूरे आर्क में, इस पूरे के पूरे एरिया में ईडी कितनी है। इसे कैलकुलेट करने के लिए अपन लोग बच्चों आर्क मेथड का यूज करते हैं। तो लिखा है ऑफन वी मे रिक्वायर टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ओवर सम पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के किसी पोर्शन पर हमको ईडी निकालनी होती है रेदर देन अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट में नहीं बल्कि दो पॉइंट के बीच में ईडी निकालनी है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, इलास्टिसिटी में बी कैलकुलेट ओवर अ रेंज ऑफ प्राइस कि हम एक प्राइस की रेंज के बीच में, कि हम एक पूरी की पूरी रेंज के बीच में भी ईडी निकाल सकते हैं। फॉर दिस, इसके लिए वी यूज आर्क मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हम आर्क मेथड का यूज करते हैं। एन आर्क इज द पोर्शन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ डिमांड कर्व। इन दो पॉइंट्स के बीच का जो भी एरिया है बेटा, इसी पूरे पोर्शन को अपन लोग आर्क कहते हैं। इफ देयर इज अ लार्ज चेंज इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस और डिमांड में चेंज ज्यादा हो तो जो परसेंटेज मेथड है, जो हमारा जो एग्जिस्टिंग परसेंटेज मेथड है, जो हमारे पास परसेंटेज मेथड है, वो उतना यूजफुल नहीं है। तो उस केस में अपन लोग क्या करते हैं, परसेंटेज मेथड को मॉडिफाई कर दिया और एक नया मेथड लेके आ गए, आर्क मेथड, जिसका फॉर्मूला बच्चों ये है क्या, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर Q1 माइनस Q2। इट मींस क्या, क्वांटिटी में चेंज डेल्टा Q, यहां डेल्टा Q लिखा है मैंने, और P1 प्लस P2, तो इनटू में P1 P2 आ गया, अपॉन में Q1 प्लस Q2 सेम एज इट आपका आ गया, और P1 माइनस P2 माने क्या, प्राइस में चेंज, ओल्ड प्राइस सॉरी न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस तो चेंज इन प्राइस, और न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी तो चेंज इन क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 अपॉन में Q1 प्लस Q2। ये अप्लाई कैसे होता है मैं आपको अब अच्छा पूरा तरीके से फॉर्मूला न्यूमेरिकल जो है मैं आपको उसको करके दिखाता हूं। तो यहां पे लिखा बच्चों मैंने क्या, आर्क मेथड। चलिए क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है सपोज प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम इज 4 और डिमांड इज 1। इट मींस क्या, प्राइस कितने है जी 4 और डिमांड कितनी है 1, और बोलता है जब प्राइस घट के 2 हो गए और तो आपकी डिमांड है, डिमांड बच्चों बढ़कर हो गई 3। इट मींस ये टेबल आपको गिवन है कि प्राइस थे 4 तब डिमांड थी 1, प्राइस घट के 2 हो गए और डिमांड बच्चों आपकी 1 से बढ़ के हो गई 3। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, बताओ ईडी का फॉर्मूला क्या है जी। फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में ओल्ड प्राइस P1 और न्यू प्राइस P2 अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी Q1 और न्यू क्वांटिटी Q2। ये फॉर्मूला है। चलिए डेल्टा Q निकालते हैं। डेल्टा Q कैसे आएगा, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड। आपको पता होना चाहिए जी ये वाली कौन सी डिमांड है ओल्ड और ये वाली कौन सी है न्यू। ऐसे ये क्या है ओल्ड प्राइस और ये क्या है न्यू प्राइस, तो न्यू माइनस ओल्ड, तो 3 में से 1 गया डेल्टा Q 2 और 2 में से 4 गया तो माइनस 2 का डेल्टा P। अच्छा फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आएगा माइनस, मैं लगाना भूल के लगा लो, फॉर्मूला क्या आएगा माइनस। चलिए इनटू में P1 प्लस P2 नए प्राइस सॉरी P1 माने ओल्ड प्राइस 4 प्लस न्यू प्राइस 2 तो 4 प्लस 2 6, Q1 प्लस Q2 न्यू प्लस ओल्ड तो 1 प्लस 3 आपके 4 आ गया। इससे पूरा कट गया 6/4 आपने करा तो आपका आ गया 1.25 सॉरी
1.25 नहीं, ये बच्चों आपका आ गया 1.5। तो इस वाले केस में आपका जो ईडी आया 1.5 आया, कोई समस्या नहीं। तो बहुत आसानी से आपने आर्क मेथड को अप्लाई करा और आपने अपने ईडी को 1.5 निकाला, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। बट मेरी बात सुनो, अक्सर ऐसा बोला जाता है, अक्सर बच्चों ऐसा बोला जाता है, या ऐसा है क्या, है भी, कि जो आर्क मेथड है वो बच्चों ज्यादा अच्छा है परसेंटेज मेथड से। तो अब मैं आपको साथ ही साथ ये भी समझा देता हूं कि आर्क मेथड जो है परसेंटेज मेथड से ज्यादा अच्छा क्यों है। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन से आपने आर्क मेथड से जब ईडी निकाला कितना आ गया, 1.5 आ गया, कोई समस्या नहीं। अब एक काम करते हैं, सेम रखते हैं क्वेश्चन कि ये प्राइस है, ये डिमांड है, प्राइस 4 था और फिर 2 हो गया, डिमांड 1 थी और बढ़कर 3 हो गई। अब एक काम, ये टेबल बन गई। अब एक काम करते हैं, हम परसेंटेज मेथड को अप्लाई करते हैं और ईडी निकालते हैं। और आप जानते हो परसेंटेज मेथड फॉर्मूला क्या होता है, ईडी माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। पी माने क्या जी, पी माने ओल्ड प्राइस और क्यू माने ओल्ड क्वांटिटी। तो ऊपर वाले ओल्ड है और नीचे वाले न्यू है। चलो माइनस का माइनस, डेल्टा क्यू बोलो तो न्यू माइनस ओल्ड, 3 में से 1 गया 2। डेल्टा पी बोलो 2 में से 4 गया -2 इनटू में पी, पी ओल्ड प्राइस कितने है 4 अपॉन में क्यू, ओल्ड क्वांटिटी कितनी आपकी 1 है ना, ओल्ड प्राइस आपके 4 और ओल्ड क्वांटिटी आपकी 1। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका कितना आ गया 2 से 2 गया, 4/1 आपका बच्चों ईडी यहां पे आ गया आपका 4। अब देखो दोनों केस से अलग अलग आंसर आया, यहां पे आया 1.5 और यहां पे आया ईडी बराबर 4। मेरी बात समझ में आती है। चलिए अब बच्चों एक काम करते हैं, अब एक अपन लोग जो है काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि अब जरा पहले मेरी बात को सुनना, उसके बाद वो काम करेंगे। एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि प्राइस 4 से घट के 2 हो गए तो डिमांड 1 से बढ़ के 3 हो गई, मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि प्राइस 4 से घट के 2 हो गए या फिर प्राइस 2 से बढ़ के 4 हो गए। बात तो वही है कि प्राइस 4 से घट के 2 तो डिमांड 1 से बढ़ के 3। ऐसे बोल सकता हूं कि प्राइस 2 से बढ़ के 4 तो डिमांड 3 से घट के 1, कोई समस्या नहीं। आप ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, बात तो वही है ना कि प्राइस 4 से घट के 2 या फिर 2 से बढ़ के 4, बात एक ही है। डिमांड 1 से बढ़ के 3 या 3 से घट के 1, डिमांड, बात तो वही है। तो अब ये एक क्वेश्चन बन गया, देखा जाए तो दोनों सेम सेम है, देखा जाए तो दोनों सेम सेम है। सेम यहां पे होना चाहिए ऐसे ही कि अगर प्राइस और डिमांड की बात करें, प्राइस 4 से घट के 2 बोल लो या 2 से बढ़ के 4, बात वही है। डिमांड 1 से घट के 3 या 3 से घट के 1, बात वही है। लेकिन एक काम करते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको बच्चों मानते हैं क्या अपना वही ओल्ड और ये बच्चों क्या है अपना न्यू। आओ चलो सॉल्व करते हैं। चलो लगाओ फॉर्मूला परसेंटेज मेथड का, ईडी बराबर क्या है जी बताओ, फॉर्मूला क्या है माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। माइनस का रहेगा माइनस, डेल्टा क्यू बोलो तो 1 में से 3 गया -2, डेल्टा पी 4 में से 2 गया तो 2 इंटू में पी बोलो, पी ओल्ड प्राइस 2 और ओल्ड क्वांटिटी कितनी आपकी 3। अब सॉल्व करो, 2 से 2 गया माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2/3 और 2/3 आपका आएगा 0.67। तो यहाँ पे 0.6। अब देख रहे हो, अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको एक बात देखने को मिली, क्या देखने को मिली भैया, ये देखने को मिला देखो कि चीज तो सेम थी, लेकिन पहले केस में ईडी आपका 4 आया और दूसरे केस में ईडी आपका 0.67 आया। जब दोनों का मतलब ही सेम है कि प्राइस 4 से घट के 2 बोल दो या 2 से बढ़ के 4 बोल दो, डिमांड 1 से बढ़ के 3 बोल लो या 3 से घटकर 1 बोल दो, जब दोनों का मतलब सेम है, जब दोनों का मतलब सेम होता है तो भाई साहब इनका ईडी अलग अलग क्यों आ रहा है, एक में 4 आ रहा है और एक में 0.67। चलो अब एक काम करते हैं, ऐसे ही यहां पर भी कैलकुलेट करके देखते हैं, आर्क मेथड में भी करते हैं कैलकुलेट। चलो लगाओ फॉर्मूला, ईडी बराबर फॉर्मूला बोलो माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में P1
प्लस P2 अपॉन में Q1 प्लस Q2, सॉल्व करो, माइनस का माइनस डेल्टा Q बोलो, तो 1 में से 3 गया -2, डेल्टा P 4 में से 2 गया आपका 2, इंटू P1 प्लस Q2 तो 2 प्लस 4 6, Q1 प्लस Q2 तो 3 प्लस 1 आपका 4, सॉल्व करा, माइनस माइनस प्लस 2 गया 6/4, सॉल्व करा, ये आपका आ गया 1.5। देखो यहां पे तो आपका अलर्ट नहीं आया, पहले भी 1.5 आया और आपने वैल्यू को उल्टा कर दिया, तब भी आपका 1.5 आया। इट मींस क्या कि यार ये ठीक है, आर्क मेथड ठीक है कि दोनों ही केस में वो सेम आंसर दे रहा है 1.5, लेकिन परसेंटेज मेथड तो अलग दिखा रहा है कि अगर आप 4 से 2 पे आते हो तो 4 और 2 से 4 पे आते हो तो 0.67। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है, इसका परसेंटेज मेथड शो करता है कि अगर आप एक कर्व पे ऊपर से नीचे आते हो, आप ऊपर से नीचे आते हो तो ईडी अलग है और नीचे से ऊपर जाते हो तो ईडी अलग है। एक भाई बात बता, जब रास्ता वही है, जब पोर्शन पूरा यही है, मैं यहीं से आ रहा हूं और यहीं से जा रहा हूं, तो मेरे ईडी अलग अलग क्यों आ रहे हैं? इट मींस क्या, परसेंटेज मेथड इस केस में अच्छा नहीं है, बिकॉज ऊपर से नीचे आने पे ईडी कुछ और है और नीचे से ऊपर जाने पे ईडी कुछ और है। लेकिन आर्क मेथड की बात करें तो ऊपर से नीचे आया तब भी ईडी 1.5 मिला और नीचे से ऊपर गया तब भी ईडी 1.5 मिला। इट मींस क्या, आर्क मेथड में ठीक है कि आपकी इस रेंज में ईडी सेम है, ऊपर से नीचे हो तब भी 1.5 और नीचे से ऊपर गया तब भी 1.5, लेकिन परसेंटेज मेथड में अलग है, ऊपर से नीचे आया तो 4, नीचे से ऊपर गया 0.67, जो कि अलग अलग है। तो परसेंटेज मेथड अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा तो है लेकिन आर्क मेथड के कंपैरिजन में परसेंटेज मेथड इतना अच्छा नहीं माना जाता जितना अच्छा बच्चों आपका आर्क मेथड को माना जाता है। समझ में आ गया? तो वही वाली बात यहां पे लिखी है कि व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज फाउंड बिटवीन टू प्राइस, जब दो प्राइस या दो पॉइंट के बीच अपन लोग ईडी निकालते हैं तो उस वाले केस में क्या होता है, द क्वेश्चन अराइज विच प्राइस एंड क्वांटिटी शुड बी टेकन एज बेस, कि किसको बेस माने। बेस माने क्या मतलब, किस प्राइस को और किस क्वांटिटी को ओल्ड माने। देखो ना कि आपने यहां पे क्या करा, पहले आपने 4 और 1 को ओल्ड माना, ठीक है, 2 और 3 को न्यू, फिर आपने 2 और 3 को ओल्ड माना, 4 और 1 को न्यू। लेकिन यहां पे भी तो आपने ऐसे किया, लेकिन तब तो आंसर सेम आया, 4 और 1 ओल्ड माना, 2 और 3 भी ओल्ड माना, तब भी आंसर सेम आया। तो क्या बोलता है कि ये बात सामने आती है किसको ओल्ड माने, ठीक है, बिकॉज इलास्टिसिटी इज फाउंड बाय यूजिंग ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी एज बेस will different from one derived by using new price and quantity figure। ये बात कर रहा है परसेंटेज मेथड की, कि अगर परसेंटेज मेथड को अप्लाई करते हैं तो हम ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी से अगर ईडी निकालते हैं, अगर उसको बेस मान के उनको ओल्ड प्राइस और ओल्ड क्वांटिटी मान के ईडी निकालते हैं तो अलग आता है। और फिर जब मैं न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी को बेस मान लूंगा, उनको ओल्ड मान लूंगा, तो ईडी अलग आएगा। दोनों केस में अलग अलग आ रहा है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जनरली मिड पॉइंट मेथड या आर्क मेथड को लाया गया। उस वाले केस में किसी को भी ओल्ड मान लो, किसी को भी न्यू मान लो, आपका आंसर सेम आएगा। इसीलिए आर्क मेथड को ज्यादा अच्छा माना जाता है बच्चों के से परसेंटेज मेथड से। तो होपफुली ये आपको आर्क मेथड समझ में आ गया होगा कि आर्क मेथड पूरा है क्या, इसको अच्छा क्यों मानते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपका आर्क मेथड होता है खत्म, आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के सारे बच्चों मेथड होते हैं खत्म। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के लिए, वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या मेरे को सीधे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।